आपने WWE का नाम तो जरूर सुना होगा, और WWE जो कि बच्चों में बहुत पॉपुलर है, और उसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट CWE वो भी अब उतना ही पॉपुलर होता जा रहा है। और उसकी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, कविता दलाल जी। कविता जी, स्वागत है आपका। बस आपसे मैं यही जानना चाहता हूं सबसे पहले तो कि आप पावर लिफ्टर भी रहीं, आप वेट लिफ्टर भी रहीं, घर में आपके वॉलीबॉल का कल्चर भी रहा, आपके पतिदेव वॉलीबॉल के राष्ट्रीय प्लेयर भी रहे, तो WWE मारधाड़ ये सब क्यों? एक्चुअली ऐसा है कि एथलीट जो है, पहली बात तो वो घबराता नहीं है किसी चीज़ से। जितने भी चैलेंजेस आए उतना ताकत से लड़ता है। जी जी जी। और खेल का बैकग्राउंड रहा, मेरा हस्बैंड से भी खिलाड़ी रहे हैं, और बचपन से मैंने भी खेलों में हिस्सा लिया है। और आगे बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से एक आपको कंट्री के लिए कुछ करने की जो जज्बा होता है, वो चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है। तो WWE मेरा पहला जो है, CWE में मेरा एंट्री हुई ग्रेट खली सर के वहाँ से। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, उसके बाद फिर WWE तक का सफ़र तय शुरू हुआ। में डर नहीं लगा आपको कि जब खली और खली के नाम से दुनिया कांपती थी और बड़े बहुत पॉपुलर हो गए थे, आप बहुत उनके जो पहली मुलाकात थी आपकी वो कैसी रही? बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। टीवी में जो हम देखते थे, और जब रियल में उनको देखा, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा हाथ, जब उन्हें हैंड शेक किया, हमारा हाथ तो मतलब दिखाई नहीं दिया उनके हाथ में, इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो। हाँ हाँ। और बाकी टीवी के माध्यम से उनके बारे में बहुत कुछ जाना। और फिर हमारे देश से कोई लड़की कभी गई नहीं थी, तो मुझे लगा कि हमारी जो शुरुआत मुझे करनी चाहिए, एक नया फील्ड है, और हमेशा से मेरा ये रहता था कि भी कुछ नया, कुछ अलग करना है। तो वो चीज़ मुझे फिर WWE में दिखाई दी कि हाँ, मेरे लिए ये जो है फील्ड बेटर है, और मुझे मौका भी मिला, तो इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाई। श्रोताओं को हम बता दें कि ये जो कविता जी से हम बात कर रहे हैं, ये भारत की पहली महिला, पेशेवर महिला रेसलर हैं, और ये वहाँ से आती हैं, जींद से। जींद जो कि पहलवानों की नगरी माना जाता है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना हॉस्टल है, जहाँ तमाम महिला पहलवान जो निकलती हैं भारत ओलंपिक में या एशियन चैंपियनशिप या एशियन गेम्स में, वो वहाँ पर तैयारी करती हैं। तो वहाँ पर अंशु मलिक, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, उसके अलावा हरदीप को हमने देखा जो ग्रीको रोमन के ओलंपियन रहे। तो इन सब के साथ आपको नहीं लगा कि इसी गेम को आप अडॉप्ट करें, मैक में बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको तो ऊंची कदकाठी का भी बड़ा फायदा मिलता? देखिए, ये हर खिलाड़ी की अपनी अपनी चॉइस है, और अंशु मलिक हैं, और प्रदीप जी हैं, उन्होंने जी जी। देश का नाम रोशन किया है। तो बहुत बड़ी मैं उनकी योगदान मानती हूँ इस चीज़ में, और उनसे लाखों बच्चे मोटिवेट भी होते हैं। मेरा पहले मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, उसमें भी काफ़ी अचीवमेंट्स आए। उसके बाद फिर ये मतलब फील्ड होता है, चॉइस होती है हर खिलाड़ी की, कोई किसी गेम में जाता है, कोई किसी गेम में जाता है, पर जज्बा सबका सेम होता है। बिल्कुल, जज्बा सबका सेम होता है, और जैसे कि हम आपको सेम होता है, कंट्री जी को रिप्रेजेंट करना है, तिरंगे को ऊपर करना है, यही जज्बा हर खिलाड़ी के अंदर मिलेगा आपको। बिल्कुल। और ये हम आपको याद दिला दें, गुवाहाटी में हुए थे साउथ एशियन गेम्स, जब आप वहां से भाग लेकर उतरी 75 किलोग्राम वर्ग में, जी। तो इनके गले में एक सोने का तमगा झूल रहा था। तो बड़ी उम्मीदें थी कि देश के लिए बहुत कुछ मेडल जीतेंगी, लेकिन अब देश कहीं ना कहीं किनारे पर नहीं हो गया? आपको नहीं लगता कि अगर आप वेट लिफ्टिंग में और आगे जाती, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसके बहुत करीब पहुंच गई थी आप, क्योंकि 215 किलो शायद मेडलिस्ट का वो है, और आपने 210 किलोग्राम वजन उठाया था। जी। देखिए, इसमें मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ में मेरा जो वेट था, वेट कैटेगरी ये बैठते हैं 75, वो खाली चली गई, लेकिन लेके नहीं गई उसको। वो रीज़न क्या था, वो फेडरेशन बता सकती है। अगर मैं कॉमनवेल्थ में 2014 में अगर इस कैटेगरी में जाती, तो मेरा 100% जितनी परफॉर्मेंस मेरी वहाँ पे थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो वो फेडरेशन के एक अलग से रीज़न रहे हैं। एशियन गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ 8 में मेरा रैंकिंग थी, लेकिन वहाँ भी नेगलेक्ट किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से खिलाड़ी का जो मनोबल टूट जाता है, और ना चाहते हुए भी ट्रैक चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, लेकिन आप कब तक लड़ोगे? लड़के आपको अपना समय जो है ख़राब करना है, क्योंकि खिलाड़ी जो है मेहनत करने पे विश्वास रखता है, 100% मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है।
अगर बाई चांस भाई कुछ लोग होते हैं कि मैनेज करते हुए चल पाते हैं आगे तक, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चल पाते हैं, लेकिन मेरी फितरत कभी ये नहीं रही। मुझे अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास रहा और उसी की बदौलत मैं टकराती रही कि अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो मुझे यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले जो है आप सही न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ। तो वो जो है वो उस वक्त ताकतवर लोग होते हैं, वो आपको आगे नहीं आने देंगे। उनके हाथ में पावर है, आपको पीछे हटाएंगे, आपको सिलेक्शन नहीं देंगे, आपका नाम काट देंगे। तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। और मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई तो मैंने यही डिसाइड किया कि भाई इनके साथ उलझने से अच्छा है कि आप अपना एक अलग रास्ता करें। मेरा टारगेट था एक कामयाब होने का, एक अलग एक लोगों के लिए प्रेरणा बनने का। ट्रैक कोई भी हो सकता है, फील्ड कोई भी हो, अगर आपके अंदर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का तो वो आप करेंगे उसको। तो उनसे टकराने की बजाय मैंने अपना एक अलग रास्ता चुना। किस तरह की दिक्कतें आपको आई, क्योंकि आपकी एक तो उम्र भी उस हिसाब से बढ़ रही थी रेसलर्स की क्षमा सहित, और दूसरी बात परिवार से कई बार सहयोग नहीं मिल पाता, लेकिन आपके परिवार में तो आपके पतिदेव खुद भी गौरव राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रहे हैं, तो उन्होंने कितना आपको मोटिवेट किया WWE की लाइन में जाने के लिए? देखिए, परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा है, लेकिन मेरा एक बच्चा है 10 साल का, उसकी भी मुझे फ़िक्र है कि उसकी स्कूलिंग सही नहीं हो पा रही है। मुझे कैंप में रहना पड़ रहा है बार-बार 6-6 महीने के लिए। टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ, इंटरनेशनल कैंप भी लग रहे हैं महीने-महीने के, वहाँ भी रह रही हूँ। तो इससे बच्चे का काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी उस टाइम में जब मेरे मेडल्स आए थे। तो उसके लिए भी आपको अगर ये रियलाइज़ होता है कि आपको फिर भी भीख मांगनी पड़े, तो मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है उसके लिए मैंने पता नहीं क्या कुछ बलिदान किया है, कितना कुछ दांव पे लगा दिया। इससे आगे मेरे पास और कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ आपके साथ। और ये हकीकत है और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां फेस भी कर रही हैं इस चीज़ को। तो जब टीवी पर रेसलिंग आती है आपकी WWE, या तो और पहला, क्योंकि आप पहले राउंड में जब आप पहुंची थी वहां, तो बहुत अनुभव आपके बहुत अच्छे नहीं रहे, आप पहले राउंड में हार गई थी। तो जब उस वक्त, जैसे आप थोड़ी देर पहले आपने दावपेच हमें यहाँ बताए, जब दूसरों ने आपके ऊपर दावपेच लगाए तो आपका बच्चा टीवी पर देखते हुए सहम तो नहीं गया था? देखिए, जब मैं फर्स्ट खेलने गई थी तो मेरे जो गांव है मालवी गांव, वहाँ गांव वालों ने मिलके हवन किया था मेरी जीत के लिए। क्या बात! और उनको बहुत सारी उम्मीदें थी और मतलब वो एक एक चीज़ नोट कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन वही बात है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक आपके लिए बिल्कुल नया फील्ड है और लाखों ऑडियंस आपके बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं, उनकी हुटिंग होती है। तो वो चीज़ें कई बार, लेकिन जो रोंगटे खड़े कर देने वाली जो बात है, जब आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अनाउंस होता है, आपके हरियाणा का, आपके जींद का और तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर रही थी कि हाँ भाई, कोई मतलब मैं ही हूँ और पूरे हिंदुस्तान की नज़र मेरे ऊपर है और मैंने अपना 100% दिया। हार जीत वो होती रहती है। वो बाद में खैर आपने सुधारा भी उस परफॉर्मेंस को, वो चीज़ मायने नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। रेसलमेनिया क्या है? रेसलमेनिया बच्चे तो बहुत जानते हैं, ज़रा हमारा भी ज्ञान बढ़ाइएगा कि रेसलमेनिया में आप उतरी और तमाम सुपर लीग का भी कुछ भारत में आयोजन करने की योजना थी, क्या हुआ उसका? रेसलमेनिया ये जिस तरीके से ये फेडरेशनल गेम्स हैं, इनका ओलंपिक होता है, उसी तरीके से रेसलमेनिया महाकुंभ है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है WWE का। तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। और WWE तो हमेशा से चाहता है। और मैं एक बात और बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग WWE की जो है वो हिंदुस्तान है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं देखते हैं वो हिंदुस्तान के बच्चे देखते हैं। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में कोई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है और बच्चे देखना ज़रूर चाहते हैं, करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस सेंटर तैयार किया जाएगा
WWE के आप इसमें कुछ रोल, आपकी आपकी बिल्कुल। भूमिका कुछ रहेगी? जो मेरी- बच्चे आना चाहें, आपसे कहें कि भाई हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग रहेगा? मेरा कंपनी से जो अभी जो बातचीत है वो यही है कि जब हो जाएंगे, इधर सेट हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा, तो मैं उसका ऑब्वियसली पार्ट रहूँगी। और लड़कियां जो हैं वो जितनी लड़कियां मोटिवेट होती हैं उनको मौका मिलेगा, उनको तैयार करूँगी, उनकी ट्रेनिंग करवाऊँगी और उनको भी आगे भेजूँगी। तो वो डिपेंड करता है कि वो कब, वो नेक्स्ट ईयर या इसी साल आ सकते हैं। उसके बाद तो हमारे यहाँ बच्चों की लाइन लग जाएगी, इतना मैं कह सकती हूँ। क्या अंत में क्या मैसेज देंगी आप, जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं? और अब तो खैर बहुत फ़र्क भी आ गया। अब देखा हमने हरियाणा में रेसलिंग कंपटीशन में पहले कोई लड़कियां भाग नहीं लेती थीं, अब कैडेट वर्ग में इतनी भाग लेती हैं, इतनी संख्या होती है कि उनको रोकना पड़ता है, दो टीमें बनानी पड़ती हैं। देखिए, अगर आपके पास नीतियाँ दुरुस्त हैं तो उसी हिसाब से बच्चे जो हैं आगे बढ़ते हैं और सपना देखते हैं। हरियाणा में जो खेलों की नीति पहले थी वो बहुत अच्छी थी। हुड्डा जी ने जो नीतियाँ बनाई थी, उसके बाद खिलाड़ी जिस तरीके से हर घर में हरियाणा में आपको खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। इसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिस तरीके के लड़कियों ने उदाहरण पेश किए, जैसे WWE में मैं जा पाई और गीता बबीता, ये फोगाट सिस्टर हैं, ये कर पाई। इनके बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। पेरेंट्स ने चाहा कि हमारी लड़की भी ऐसी बने। दंगल फिल्म ने बहुत बड़ी भूमिका बिल्कुल, निभाई। बिल्कुल जी। तो हर माँ बाप की ये इच्छा हुई कि हमारी लड़की भी आगे बढ़े, कुछ कर सकती है। और मेन जो है वो आपको जो नीतियाँ हैं, आप खेलोगे भी तभी जब आपको उम्मीद होती है कि हाँ, अगर मैं नेशनल में मेडल लाती हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी या इंटरनेशनल में मुझे पैसा मिलेगा। क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो हाई फाई घर से नहीं होता है, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। बहुत सारे बिल्कुल। श्रोता इस तरह के भी हैं जो जानना चाहते हैं कि कविता जो है खाती क्या है, जो इतने बड़े बड़े रेसलर्स की जो धुनाई करती हैं, क्या नॉर्मल खाना ही होता है आपका या कोई स्पेशल डाइट लेती हैं आप? मैं देखिए, दूध, घी, हलवा, अपना देसी जो आइटम होते हैं, दलिया, दही, सब्जियां, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ। ये आप, मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे या जो आजकल फास्ट फूड की कल्चर जो पनपती जा रही है, बहुत चिंता का विषय है, उनके लिए मैं चाहूँगा कुछ आप संदेश ज़रूर दें। देखिए, मैं बच्चों को तो ये कहना चाहूँगी, बच्चे तो क्या समझेंगे, वो तो नादान है। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके फास्ट फूड से बच्चों को अलग रखें, और जितनी भी आप जो अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फोकस करें। अपना देसी है, दूध दही है, ये हरियाणा में और मतलब अपने देश का तो खाना पीना बहुत अच्छा माना दूध गया है। दही का खाना, हमारा ये- देश हरियाणा, ये मेरा हरियाणा। ये मेरा हाँ, हरियाणा। तो ये चीज़ जो पे ध्यान दें। और दूसरी बात, अभी जो मैं फ़ोन की भी बताऊंगी कि बच्चे ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी वजह से उनका माइंड जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई की तरफ ना जाके इधर उधर की चीज़ों में जा रहा है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखें कि बच्चा जो है आपका किस दिशा में काम कर रहा है, उसको एक अच्छी लाइन और अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो एक बड़ा होकर एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। चलिए, अगर आप कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपने मोबाइल पर ज़्यादा वक्त काटा तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और कविता जी पहुंच जाएंगी आपके घर में, आप पर आपको पटकनी दे देंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, और जैसा कविता जी ने बताया कि खाने पीने में आप बिल्कुल हेल्दी खाना खाइए, और और उसको पचाइए, और उसके बाद आप आगे की अपनी रणनीति बनाइए कि किस गेम में आपको जाना है, और खेल को ज़रूर अपनाइएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद।